Hello everyone. वेलकम एवरीवन। नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत है आपका पार्ट 3 में कहानी सन 57 से लेकर के 47 तक में। पिछले 2 पार्ट में आपने देखा कि कैसे पहली आजादी की लड़ाई से लेकर के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर वेरी ओन प्रकाश, जो कि एक हिस्टोरियन है और साथ में आप उसको जानते भी हैं, एक ब्लॉगर भी है। अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो चेक देम आउट सो दैट इट कैन हेल्प यू टू सी द पार्ट 3। ये एक लिंकेज में है, सो एक टाइमलाइन जैसा चल रहा है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द पार्ट 3 विद द हेल्प ऑफ प्रकाश। थैंक यू। 1857 के रिवोल्ट के एक्शन के बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उसके बाद क्या रिएक्शन दिया। एज यू नो, और हम लोग को पता है कि हर क्रय की प्रक्रिया होती है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो ब्रिटिशर्स का क्या एक्शन था? बेचारे सदमे में थे, बेचारे इनको लग रहा था कि अब तो इंडिया इजीली कैप्चर हो गया है, अब तो हमको कुछ करना नहीं है। बट इनको क्या पता था कि इंडियंस के पास भी बहुत सारा दम है और इन्होंने बहुत बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। तो रिएक्शन हुआ, सबसे पहले आया क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वींस प्रोक्लेमेशन क्या था कि जो वहां की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, ढिंडोरा पिटवाया गया इलाहाबाद में कि सुनो सुनो सुनो, आज से हम ये सब जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि वो माफी मांगते हैं, बट डायरेक्टली नहीं बोला गया। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे वेरियस स्टेप्स लिए, जो बस एक नाम थे उनको बदलने का, बट जो काम चलता आ रहा था वही चल रहा था। तो जिसमें से पहला स्टेप था कि जो यहाँ के जो ऑफिशियल्स के नाम थे वो बदल दिए गए। जो पहले गवर्नर जनरल बोले जा रहे थे, अब वो वाइसी रॉय हो गए। मतलब अब जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वीन के अंडर पे डायरेक्टली रूल हो रहा था इंडिया, सो अब जो क्वीन का एक रिप्रेजेंटेटिव था, अब वो यहाँ पे आ गया था। आया नहीं था फ्रेंड्स, वो वही आदमी था जो लॉर्ड कैनिंग था, वही गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के समय पे, वही बन गया वाइसरॉय। तो बस नाम बदला, काम वही रहा। सेकेंडली, जो इंडिया में ब्रिटिश, जो ब्रिटेन में इंडिया की जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रहते थे, उनका नाम बदल दिया गया, वो अब हो गए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे ऑफिशियल्स के नाम बदल दिए गए, ये था पहला चेंज, एक ऑफिशियल उसमें। सेकेंडली, देखा गया था कि बहुत सारे राजे रजवाड़े, जिसमें से एग्जाम्पल हमारे मध्य प्रदेश के सिंधिया भी थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तो उनको भी खुश करना था। बिकॉज एक ब्रिटिश ऑफिसर ने ऐसा भी कहा था कि जिस दिन सिंधिया हमारे खिलाफ हो जाते, उसके अगले ही दिन हमें अपना सामान पैक करके यहाँ से जाना पड़ता। तो इतनी पावर थी उन प्रिंसली स्टेट्स के पास। बट वो प्रिंसली स्टेट्स ने लॉयल रखे अपने, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, और इंडिया के जो जो रिवोल्ट था उसका साथ दे दिया, तो उनको भी खुश करना था। तो उनके लिए क्या किया इन्होंने कि जो अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग एक्स्ट्रा जो जमीनें हैं, जो एक्स्ट्रा जो लैंड है, जो इनकी जो रियासतें हैं, वो अब हम लोग नहीं हड़पेंगे। थर्डली, फिर उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स आने वाले थे, जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, वहां पे अब इंडियंस के लिए ओपन कर दिया। नाम का ओपन था, बट अभी भी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो अब क्या करने लगी कि ऑफिशियल रूल में ला दी कि अब हम लोग इंडियंस को भी इसमें लेंगे। बट यहाँ पे इसकी भी अभी एक कमी थी कि जो एग्जाम होता था वो अभी भी सिर्फ लंदन में होता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी जो एज थी, मैक्सिमम एज थी, वो अभी भी सिर्फ 21 या 22 ईयर्स की थी। आज के इन टाइम पे हम लोग कंपेयर करें तो एक वो जो एज है, मैक्सिमम एज है, वो 32 है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी इंडियंस को वहां पे घुसने के लिए। तो प्रकाश, जैसा कि ये रिवोल्ट था पूरा आर्मी का, तो अभी तो ये आपने बताया कि क्या क्या चेंजेस ब्रिटेन ने किए, तो आर्मी में क्या चेंजेस हुए इसके बाद? लाइक ब्रिटेन कुछ स्टेप्स लिया अगेंस्ट द आर्मी या इन फेवर ऑफ आर्मी? हाँ, सो पहले क्या था, जो रेशियो था वो ब्रिटेन की जो फोर्सेस था उनका और इंडियंस का, वो बहुत ही, ये क्या बोलते हैं, फेवरेबल था इंडियंस की तरफ। इसीलिए जब बहुत सारे जो सिपाही थे वो जब रिवोल्ट करने गए, तो इनको बहुत ज्यादा मुंह की खानी पड़ी थी। वो अलग बात है, फिर बाद में इन्होंने बाहर से फोर्स मंगवाई और वापस से इनको कैप्चर कर लिया। सो बट आफ्टर दिस जो एक रेशियो था वो 1:2 जो गया बंगाल तरफ,
और 1:3 जहाँ वहां पे था, जहाँ पे इनको डर नहीं था। जैसे जो पंजाब वाला था, वहां पे इनको पता था कि इतना ज्यादा हमको रिमोट नहीं देखना पड़ेगा, तो वहां पे इन्होंने 1:3 रखा, मतलब 3 इंडियंस के ऊपर एक ब्रिटिश रहेगा। सेकेंडली, ये लोग अभी भी देख रहे थे कि जो इंडियंस है वो रिवोल्ट कर सकते हैं, तो आगे आने वाले 40-50 सालों तक इंडियंस को कभी भी हायर पोस्ट पर नहीं रखा गया। मतलब इंडियंस को रिक्रूट किया जाता था, बट उनको एकदम लोअर, जो एकदम होते सिपाही से उस सबसे नीचे वाली पोस्ट पे रखा जाता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसा भी होता था कि जो ब्रिटेन का एक नया सैनिक जब रिक्रूट होता था, उसकी पोजीशन हायर होती थी, जो यहाँ पे 10-15 साल जॉब करने वाले के बाद भी। तो आप ये देख सकते हो कि कितना ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट द इंडियंस। क्योंकि वो तो बट ऑब्वियस है, बिकॉज वो तो ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो इसीलिए तो रूल करने आए हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो रूल कैसे कर पाएंगे। तो राइट। हम फर्दर आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो ये कौन सा टाइमलाइन की अपन बात कर रहे हैं आप? जैसे ये अपन 57 के समय, ये कौन सा टाइमलाइन की ये बात चल रही है, कब 57 से के कब तक ये सब हो? ये 57 के बाद के स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए थे इनिशियली, क्या बोलते हैं, रिवोल्ट के बाद। तो अच्छा, इस तो ये इनिशियल स्टेप्स हो गए। ये इनिशियल स्टेप्स हो गए। ठीक है। अब इंडियंस के तरफ से क्या रिवोल्ट हुआ? कुछ नेशनलिज्म जागा उनके अंदर क्या? वो जो भावना थी देश प्रेम की, हमें भारत को स्वतंत्र कराना है, क्या वो भावना दब गई, या वो कहीं कहीं अभी भी वो बात थी? नहीं, एग्जैक्टली exactly, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो हमारे अंदर इतनी नेशनलिज्म है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। सो इसका अगर हम लोग इतिहास के पन्ने पलटे, और अब हम लोग को 1857 से थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो नेशनलिज्म की भावना है वो हल्का पीछे से भी आती है। तो इसके बहुत सारे रीजन है कि ये नेशनलिज्म की भावना जागी कैसे। जो पहला मेन रीजन आता है कि कहीं ना कहीं इससे ब्रिटिशर्स का बहुत सारा हाथ था। जब इन्होंने एक साथ पूरे देश के ऊपर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना चालू कर दिया, जब एक तरफ से बहुत ज्यादा टैक्स लेना चालू कर दिया, तो लोगों के अंदर फीलिंग है कि यार हम सब प्रताड़ित हो रहे हैं। जब ये जो फीलिंग होती है ना कि हम सब प्रताड़ित हो रहे हैं, तो यार एक कॉमननेस की भावना जागती है। सो वहां से एक जो नेशनलिज्म की भावना थी वो जागना चालू हुई, और ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया कि हम पूरे इंडियंस को एक साथ लाने में। जो मॉडर्न एजुकेशन था, वहां से जो इनको जो थॉट्स मिली हमारे इंडियंस को, जो वेस्ट आइडियाज थे, वेस्ट के आइडियाज थे, बिकॉज जो पहले वेस्ट की जो राइटिंग्स तो इंग्लिश में होती थी, बट मॉडर्न एजुकेशन आने से हम लोग के पास भी अब इंग्लिश की नॉलेज आने लगी। अब हम लोग भी पढ़ने लग गए कि यार जो वेस्टर्न आइडियाज थे वो क्या थे। मैकियावेली हो गए, और जो यहाँ पे एरिस्टोटल हो गए, इन लोग के आइडियाज हम लोग ने पढ़ने लगे। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ पे जो नेशन बिल्डिंग के आइडियाज थे, चाणक्य के एंड ऑल के, वो भी बहुत पहले से यहाँ पे थे, बट फॉर सम हाउ इंडियंस उसको भूल गए और ज्यादा वेस्ट की तरफ दिखने लग गए। बट अगर देखा जाए लार्जर कॉज में, तो वो भी हम लोग को हेल्प किया नेशनलिज्म बिल्ड करने में। सेकेंडली, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर को बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा अलाउ किया। बीच बीच में कर्विंग्स भी की, बहुत ज्यादा रोका भी, बट जो एक न्यूज़पेपर का दौर था, वहां से लोगों को पता चलने लगा एक प्रांत के से दूसरे प्रांत को कि इस प्रांत में क्या हो रहा है, लोग वहां पे क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहां पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसा है हो रहा है, ब्रिटिशर्स कैसे वहां पे लोगों को मार रहे हैं, लोगों को कैसे लूट खसोट रहे हैं। सो एक जो भावना थी किसी के अगेंस्ट जाने की, वहां पे प्रेस और वहां पे एजुकेशन ने बहुत बड़ा रोल निभाया। फिर आता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का। जब लोग यहाँ से वहां जाने लगे, रेलवे बनने के बाद, रेलवे आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, तो यहाँ से वहां जब लोग जाने लग गए, देखे कि हमारा देश कितना बड़ा है, कैसे इतना बड़ा देश एक जंजीरों में कैद है, तो वहां से लोगों के अंदर एक आइडिया आने लग गया कि यार हम भी तो कर सकते हैं इस देश को आजाद, क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने धीरे धीरे एक जोग्राफिकल जो यूनिट होता है देश का, वो देखने की हम लोगों ने शुरुआत कर दी। इसके बाद जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो इंडियन जो सर्विसेज थी, वो कैसे एक लिमिट दायरे में आकर हम लोग को कंट्रोल कर रही थी, जो पॉलिटिकल पावर थे। तो यहाँ पे इंडियंस को लगा यार जब कोई अंग्रेज आके हमारे ऊपर रूल कर सकता है, तो हम लोग इस देश के होकर, और वैसे भी 1857 में हम लोग को ये चीज समझ में आ गई थी कि वी कैन ऑल्सो फाइट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये जो फीलिंग थी कि यार हम लोग अपने आप को रूल नहीं कर सकते, और ये जो फीलिंग जो डाली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हम ही आपके करता धरता, आप अपने आप को रूल नहीं कर सकते, तो ये जो मिथ थी ये ब्रेक होने लग गई थी। जो व्हाइट मैन बर्डन की जो थ्योरी बनाई थी अंग्रेजों ने, कि ये अब ब्रेक होने लग गई थी कि नहीं, हम भी रूल कर सकते हैं, हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकते हैं। इसके बाद जो नई सोशल क्लासेस थी वो अब इमर्ज हो रहे थे, जो राइज ऑफ मिडिल क्लास, और जो पेजेंट्स ग्रुप्स थे, जो एसोसिएशन बनना चालू हो गए थे,
वो अब हम लोग को एक डोर में बांधे रखने का काम कर रहे थे, जिसमें हम लोग को हेल्प मिल रही थी कि हम लोग एक यूनाइटेड वॉइस होकर हम लोग किसी के खिलाफ लड़ सकते थे। जो ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, वो भी यहाँ पे इंडिया को बहुत ज्यादा एकजुट करने में और एक राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने में बहुत ज्यादा कोशिश की। बिकॉज हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा था कि इंडिया के पास इतना रेवेन्यू है, इतनी वेल्थ है कि हम लोग खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं। बिकॉज देखा जाए तो हम जो 1850s 1860s के टाइम पे लगभग 30 to 40% जो ब्रिटेन की जो पूरी वेल्थ थी, वो पूरी इंडिया से जा रही थी। जब इतनी सारी वेल्थ इंडिया से वहां पे जाके उनको अमीर बना सकती है, तो हम लोगों को प्रॉस्पेरस क्यों नहीं कर सकती है? सो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, ये सारे जो आइडियाज थे, ये अब फॉर्म होने लग गए थे। ये अब लोगों को अंदर से एक क्वेश्चन उठने लग गए थे कि हम लोग क्यों फ्रेंच जैसे नहीं बन सकते, अब अमेरिका जैसे नहीं बन सकते। वहां पे जब एक जो फॉरेन पावर थी, उनको हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते, और हम लोग क्यों नहीं खुद को रूल कर सकते? बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि भारत बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ बाहरी देशों से, फ्रेंच राइट। रिवॉल्यूशन से, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, और साथ में जो एकजुटता आई है, ब्रिटेन ने जो चेंजेस लाए हैं। सो इस बीच क्या कोई भी फिर छोटा मोटा रिवॉल्ट नहीं हुआ, जस्ट लाइक 57? रिवोल्ट होते गए, बहुत सारे रिवोल्ट हो गए, बट वो जो एक ऑल इंडिया जो पैन इंडिया रिवोल्ट था, वो अभी नहीं हो रहा था। हाँ, इस समय एक जो फीलिंग थी, वो थी पॉलिटिकल एसोसिएशंस की। एक जो हमारे जो ऑथर है, जो स्कॉलर है, अनिल सील, उन्होंने कहा है कि जस्ट लाइक क्रिकेट, जैसे क्रिकेट ब्रिटेन में बना था, फिर उसका क्रेज इंडिया में आ गया, सेम गोज विथ पॉलिटिकल एसोसिएशन। उनका क्रेज ब्रिटेन में था, वो भी हमने अडॉप्ट किया, और उसको ऐसे अडॉप्ट किया कि वो जाके फाइनल नेल इन द कॉफिन बना ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। बिल्कुल। तो ये टाइमलाइन कौन सा, अगर हम ईयर वाइज बात करें तो हम लोग कौन से ईयर के आसपास अभी ये कहानी अपनी जा रही है? सो हम लोग जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं और ये जो राष्ट्र प्रेम की बात चल रही है, ये थोड़ा सा पीछे जाता है 1840s 1850s में। और इसी बीच जो मैं बताया ना, जो राइज ऑफ मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास प्लीज आज से मत कंफ्यूज करिएगा, जो आज का मिडिल क्लास है, उस समय का मिडिल क्लास आज के जो अपर क्लास है उसके बराबर था। एक बंगाली में टर्म है भद्रलोक। भद्रलोक ऐसा टर्म था जो मिडिल क्लास के लिए वहां पर उस समय सिग्निफाई किया जाता था। सो आज का मिडिल क्लास और उस समय का मिडिल क्लास टोटली डिफरेंट है। मिडिल क्लास उस समय का मतलब ये था कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास आइडियाज थे। सो 1840s 1850s में जो बंगाल था, जो महाराष्ट्र था, वो सब सेंटर बने पॉलिटिकल एसोसिएशंस के। और धीरे धीरे फिर यही पॉलिटिकल एसोसिएशंस बढ़ते गए एक बड़ा स्वरूप ले लेते हैं बाय द टाइम 1885। बिल्कुल। सो दोस्तों, ये जो टाइम लाइन है हमारे भारत देश में, इतनी सारी चीजें जो एक साथ घट रही हैं, इसी बीच एक ऐसे शख्स का भी जन्म हो चुका है जो आगे चल करके इस भारत के राष्ट्रपिता बनेंगे। इसी कहानियों के बीच में जैसे एक हीरो का जन्म होता है सारी परिस्थितियों के, नेगेटिव परिस्थितियों के बीच में, साथ ही उनका भी जन्म इस बीच हो चुका है। तो उनके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे, इस कहानी को भी हम लोग आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। इस पार्ट में आपने देखा कि क्या बदलाव हुए भारत देश में ब्रिटेन की तरफ से और आंतरिक रूप से भारत में, और आगे चल करके ये बदलाव मील का पत्थर साबित होंगे हमारे देश की आजादी के लिए। तो दोस्तों, ये जो आपने आज पार्ट सुना है, ये पूरी कहानी में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन कई बार कोचिंग्स में पढ़ाई जाती है और सब लोगों को, कॉमन लोगों को नहीं मिल पाती। तो हमारा प्रयास यही है कि कॉमन आदमी को भी पता चले कि क्या क्या ऐसी घटनाएं घट रही थी जिससे हमारा भारत देश आजाद हुआ। राइट। दोस्तों, हमारा भारत एक महान देश है और उसको बनाने में कई महान हस्तियों का हाथ है। धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे कि उनका रोल क्या है। राइट। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी का भाग पसंद आया होगा। हर दिन एक नए पार्ट के साथ 15 अगस्त तक हम लोग लगातार आएंगे। ये हमारी सीरीज चलती रहेगी विद द हेल्प ऑफ प्रकाश। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको हम लोगों का ये एफर्ट कैसा लग रहा है। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आप पूरी वॉच करेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। इस वीडियो को शेयर करिए और अपना प्यार हमेशा दिखाते रहिए। मुलाकात होगी अगले पार्ट में प्रकाश दुबे के साथ, एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।